रेगुलरली आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करें, और उसके साथ साथ खुद पे ज़रूर फेथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ तो फिर आप वो चीज़ करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा पूरा। इसलिए आप खुद पे फेथ रखें और कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ करते रहें। Hi everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Pranav Pundarik and I'm an educator of biology on Unacademy. और आज मेरे साथ है अमन कुमार त्रिपाठी, नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया रैंक 4 with a score of 716 on 720. So welcome to Chamomile TV Toppers, अमन. थैंक यू सर। So before we begin with anything, एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ से हो, कहाँ से स्कूलिंग हुई, और उसके बाद फिर हम इवेंचुअली आगे चलेंगे। सर मैं बेसिकली होम टाउन बांदा है मेरा, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, और क्लास 8 तक तो स्कूलिंग वही होम टाउन से हुई थी मेरी। फिर 9 से 12 तक स्कूलिंग मैंने लखनऊ से करी, और उसके बाद फिर 1 साल के लिए मैं कोटा गया था, ड्रॉप लिया था जब मैंने। ओके, ग्रेट। सो ड्रॉप लेने की बात आती है तो ये इंटरव्यू थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे नीट यूजी की जो कंडीशन है, कट ऑफ्स आर स्काई रॉकेटिंग और बहुत सारे हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं। सो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सो बिफोर यू वेंट फॉर ड्रॉप, सो पहले अटेम्प्ट में व्हाट वाज योर स्कोर इन नीट? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे 581 मार्क्स थे ओवरऑल, और कुछ रैंक तो 29,000 समथिंग थी, एग्जैक्ट याद भी नहीं मुझे। और फिर इसीलिए क्योंकि पिछली बार तो कोई कॉलेज अलॉट हुआ नहीं था, तो फिर मैंने उसी के लिए ड्रॉप लिया था। और फिर कोटा गया था फिर। ओके, ग्रेट। सो आफ्टर गोइंग टू कोटा, मतलब ड्रॉप ईयर में इवेंचुअली योर स्कोर वेंट टू 716 ऑन 720। हम आते हैं उस चीज़ के ऊपर। सो फिलहाल अभी तो कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा। सो हाउ इज़ लाइफ नाउ, हाउ हैज़ लाइफ चेंज नाउ, एंड हाउ इज़ एम्स न्यू दिल्ली? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन थी जो एम्स से, उससे भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। मतलब जैसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मतलब कॉलेज में क्या माहौल होता है, क्या कैसे होता है, वो सब मिल रहा है अभी देखने को। क्योंकि एक चीज़ ये समझ में आई है, अभी ज़्यादा दिन तो हुई नहीं कॉलेज में गए, लगभग 2 हफ्ते ही हुए हैं, और उसमें बस यही चीज़ समझ रही है कि मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट है, उस पर भी इक्वल बैलेंस करके पूरी जो इसके शेड्यूल है और पूरी जो लाइफस्टाइल है वो इक्वली बैलेंस्ड है यहाँ पे। तो वो एक ज़्यादा प्लस पॉइंट लगता है मुझे। और मेन चीज़ है जो मतलब यहाँ पे रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर हम चाहें किसी टॉपिक में प्रोफेसर के साथ या सीनियर रेजिडेंट्स के साथ उनके साथ हम किसी भी में रिसर्च में ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब एक प्लस पॉइंट है। ओके, ग्रेट। मतलब हर तरीके से डेवलपमेंट का सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पर, है ना, चाहे वो को करिकुलर हो, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो। ग्रेट। सो अब हम आते हैं आज मेन एस्पेक्ट के ऊपर, दैट इज़ विद रिगार्ड टू योर ड्रॉप ईयर। सो यार काफ़ी बार होता है जैसे 581, अगर मैं अभी के टाइम में देखूँ तो स्कोर तो कम ही माना जाता है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था पहले। सो ये स्कोर लाने के बाद सीट नहीं मिल रही है, काफ़ी डीमोटिवेशन आता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है, कुछ दोस्त उसी साल सिलेक्शन ले लेते हैं, तो एक अलग सा प्रेशर डेवलप होता है। वो सबको कैसे तुमने हैंडल करा? एंड प्लीज़ बी वेरी डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी मेरे साथ भी, कि जब स्कोर आया था तो पहले शुरू में लग रहा था कि शायद कोई कॉलेज मिल जाए, शायद कोई कॉलेज मिले, लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, कट ऑफ, रैंक सब डिक्लेयर हुई, उसके बाद तो मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि शायद इस बार कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मतलब पेरेंट्स और फैमिली तो हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा ही सपोर्ट किया पेरेंट्स ने कि तुम्हें अगर ड्रॉप लेना है, तुम चाहे तो 1 साल और ट्राई करना, तो बिल्कुल करो। और उन्हीं के सपोर्ट के साथ ही फिर मैंने ये ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था। और इसके साथ साथ मतलब जब वो डिमोटिवेशन वाली बात थी तो हाँ ऐसा था, पीयर प्रेशर में भी कई जो दोस्त थे वो भी उन्हें एडमिशन ले रहे थे, तो ऐसा मतलब थोड़ा तो लगता है कि यार इस बार हो जाना चाहिए था। तो लेकिन फिर उन चीज़ों को ना सोचते हुए मैंने ये देखा कि अगर मतलब जो गलतियाँ हुई हैं मुझसे पिछली बार, उन गलतियों पे मैं काम करूँगा और उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और बस यही इसी मोटो को लेके फिर मैंने ड्रॉप लिया था। सो बेसिकली सारी गलतियाँ तुमने आइडेंटिफाई करी और उसके बाद आगे प्रोसीड करे। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वेयर योर मिस्टेक्स, क्योंकि हम मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है। तो व्हाट वेयर योर मिस्टेक्स जिसके तुमने वर्कआउट करा और उसके बाद इतना शानदार स्कोर खड़ा किया तुमने?
जैसे ओवरऑल तो जो सबसे बड़ी गलती मुझे अपनी लगी थी वो ये थी कि मैं किसी भी टॉपिक में, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे बायो में, ऐसे सुपरफिशियली टॉपिक्स को पढ़ता था, और मतलब डेप्थ में जाके और जो बारीक चीज़ें हैं उन्हें मिस आउट कर हो जाती थी वो चीज़ें। तो एक तो वो गलती थी, और इसी तरह मतलब टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत गलतियाँ करी थी मैंने, तो वो चीज़ भी मैंने ज़रूर ध्यान दी थी इस बार। ओके ग्रेट। सो मतलब अच्छा 10th और 11th 12th में तुमने स्कूलिंग कहाँ से करी, और क्या उसके साथ कोचिंग वगैरह भी कर रहे थे? हाँ, 10th और 12th तो लखनऊ से ही था, लखनऊ से ही मैंने किया था, और उसके साथ साथ 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। ओके। फिर 12th मतलब 11 12th वहीं पे था, फिर उसके बाद फिर ड्रॉप लेने के बाद फिर मैं कोटा गया था। तो यार जो 11 12th की अगर मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर तुम प्रॉपर स्कूल जा रहे हो तो पूरा दिन स्कूल में जा रहा है, फिर शाम कोचिंग में जा रही है, फिर खुद का पढ़ने को समय नहीं लगता। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं, जो स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो तुम्हारे साथ भी ज़रूर ये सिचुएशन रही होगी। और इस टाइम में कैसे, हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? क्या स्केड्यूल रहता था अगर मैं बेटर फ्रेम करूँ तो? सर शेड्यूल तो मतलब जैसे जो क्लास में पहले पढ़ाया जाता था, तो वो क्लास में मतलब क्लास तो 100% अटेंड करता ही था मैं, और उसके बाद फिर घर पे आके, हॉस्टल पे आके जो मतलब क्लास में पढ़ाया गया था उसे पहले रिवाइज करता था, और उसके साथ साथ जो टॉपिक्स में क्वेश्चन MCQs वगैरह सॉल्व करने होते थे, और किसी टॉपिक को और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना था, तो उन टॉपिक्स पे वर्कआउट करके ही ऐसे करता था मैं। और शेड्यूल में ऐसा फिक्स नहीं होता था कि मुझे सुबह ही पढ़ना है, शाम को ही पढ़ना है। मतलब मेरा ये था कि मतलब एक साउंड स्लीप ज़रूरी है, और फिर मैं जैसे ज़्यादातर मैं रात में पढ़ता हूँ ज़्यादा अच्छे से, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, तो वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कैसे आपको ज़्यादा सूटेबल, आपको कैसा ज़्यादा सूट करता है, तो आप वो टाइम स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। बस ये एक चीज़ मैं ये ज़रूर ट्राई करता था कि जब मतलब जितनी देर भी पढूँ तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पढूँ, ऐसा नहीं कि मतलब होता है कि फ़ोन भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये गलतियाँ करी हैं मैंने, मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने भी ये गलतियाँ करी हुई हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें सब स्लिप आउट हो रही होती हैं अगर हम वही फ़ोन यूज़ करते हैं। एक चीज़ होती है ना, किताब खोल के रखे हैं, साइड में फ़ोन रखा है, तो 4 घंटे भले बैठे हैं लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। हाँ। तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है बिल्कुल। और ये वाली भी एक बात तुमने क्लैरिफाई कर दी कि सुबह उठने से ही ज़रूरी नहीं है कि स्कोर आए, अपना अपना टाइम वेरी कर रहा होता है। बिल्कुल से ठीक है। तो ये था तुम्हारा 11 12th के टाइम का स्केड्यूल। इसके बाद ड्रॉप ईयर में हाउ डिड यू मैनेज, बिकॉज उसमें स्कूल निकल गया था, कितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते थे और कितना टाइम कोचिंग में जाता था? अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स जाते थे क्लास में, कोचिंग में, और उसके साथ साथ मतलब ज़्यादातर टाइम तो सेल्फ स्टडी के लिए बच जाता था फिर, क्योंकि पूरा टाइम ही होता था हमारे पास उसके बाद। तो वही फिर जैसे ज़्यादा टाइम मिलने लगा तो फिर मैं और टॉपिक्स मतलब जो क्लास में कराया जाता था उसके साथ साथ जो MCQs वगैरह और जो पिछले टॉपिक्स होते थे वो भी रिवाइज कर लेता था। मतलब अगर जैसे टाइम मिला, और स्पेशली मैं ऐसे करता था कि डेली का एक शेड्यूल, मतलब जो टॉपिक्स मुझे करने होते थे वो एक दिन पहले ही प्लान कर लेता था कि मतलब सोने से पहले चलो कल ये टॉपिक करने हैं। तो वो फिर अगले दिन मतलब उन टॉपिक्स को पूरा करने के लिए करता था कि ये टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं आज। ओके ग्रेट। अच्छा ये वाला टाइम टेबल काम करता है क्या? ये जैसे सुबह 7 बजे उठें, फिर 8 बजे ये करें वो करें, ऐसा टाइम टेबल तुमने कभी बनाया? हाँ, या कभी फॉलो हुआ? मैंने बनाया, लेकिन वो 1-2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं होता। फिर मतलब ऐसे उसमें फिक्स रहता है कि 7 से 8 पढ़ना है, फिर अगर 7:30 बजे सोकर ही उठ रहे हैं तो फिर वो पूरा दिन ही खराब हो जाता है ऐसे में। तो मैंने बनाया, ऐसे 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन वो सूट नहीं करता फिर मुझे। ओके, सो ये गोल सेटिंग का जो प्लान है कि सोने से पहले डिसाइड कर लो अगले दिन क्या करना है, सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी तुम्हारे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। टाइम टेबल मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो तो ज़्यादा सही रहता है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आज अब आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम टाइम है तो आप वो कहीं एडजस्ट कर सकते हैं अगले दिन। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ड्रॉप ईयर पे। अच्छा एक और चीज़ रहती है कि जैसे हमने 11 12th में सारा कुछ पढ़ा, पूरा सिलेबस पढ़ा, तुमने 582 स्कोर करा था, सो इट मीन सिलेबस तुम्हारा अच्छा खासा कमांड तो थी, है ना, क्योंकि ठीक ठाक की स्कोर है ये। लेकिन अब इसके बाद जब ड्रॉप ईयर में जाते हैं तो क्या अप्रोच रहना चाहिए कि यार दोबारा पूरा सब जीरो से फिर से पढ़ें, कि जो हमारे वीक एस्पेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, स्ट्रॉन्ग पे और प्रैक्टिस करें? क्या अप्रोच रहना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर मेरा अप्रोच तो ये था कि जो टॉपिक्स मुझे वीक लगते थे उन पे तो ज़्यादा ध्यान देना ही है इस बार। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मतलब जिन टॉपिक्स में मतलब अपनी अच्छी पकड़ है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन्हें एकदम छोड़ नहीं देना है।
ताकि ऐसा ना हो कि एंड में आते आते वीक तो स्ट्रांग हो गया, पता चला जो स्ट्रांग था उसमें नंबर नहीं आ रहे। तो मतलब जो स्ट्रांग टॉपिक्स थे जिनमें कमांड अच्छी थी उन्हें तो साथ में करना ही है, और उसके साथ साथ जो भी वीक टॉपिक थे उन्हें दोबारा मतलब उन्हें तो और अच्छे से करना है, उन्हें दुगने फोकस के साथ दुगना टाइम देना है उन्हें, वैसे करना। ओके ग्रेट। तो अब आते हैं हम इसी में सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट कर लेते हैं चीज़ों को। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। पहले तो ये बताओ यार 716 और 720 था स्कोर, कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आए थे? केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन छूटा था, वो सॉलिड स्टेट का बीसीसी वाला। तुम ओके ग्रेट, तो मतलब बाकी दो में फुल ऑन स्कोर था, ठीक है। सो इट स्टार्ट विद फिजिक्स। काफ़ी लोग कह रहे थे 21 का पेपर थोड़ा बड़ा टफ आ गया फिजिक्स का, तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? मुझे तो लगता है 2020 के कंपेयर में थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर दिया गया था। व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? हाँ, पेपर एकदम अच्छा था, स्टैंडर्ड पेपर था, और बस थोड़े क्वेश्चंस लेंदी थे। जो सेक्शन बी था स्पेशली, उसमें थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी और लेंदी थे, तो उसकी वजह से शायद मतलब ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन पेपर टफ था। मतलब लेवल इतना ज़्यादा था नहीं, मतलब अगर 2020 के कंपैरिजन में कहूँ तो ज़्यादा थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर था, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे बस, और बाकी पेपर तो सही था वो। ओके तो अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर स्पेसिफिक। सो क्या अप्रोच रहता था, बी वेरी डिस्क्रिप्टिव प्लीज़, कि कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी, क्या अप्रोच रहता था, क्या स्टडी, क्या एनसीईआरटी रीडिंग करते थे, कि कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ा करते थे, कि क्या अप्रोच रहता था ओवरऑल? जैसे जो टॉपिक चल रहा होता है तो उसके आके तो पहले नोट्स करता था, नोट्स के क्वेश्चन एक बार देख लेता था, और उसके साथ साथ जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस वगैरह होते थे ये सब तो सॉल्व कर ही लेता था। फिर क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते थे तो कई टॉपिक्स में तो दूसरे बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टू बी ऑनेस्ट। और कुछ टॉपिक थे जिनके लिए मैंने एक डीसी पांडे बुक है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, वो यूज़ करी थी उसके लिए, नीट वाली, मेडिकल वाली, नीट वाली, वो कुछ टॉपिक्स के लिए यूज़ करी थी। हालांकि 11th-12th में उसको सॉल्व किया था एक बार, लेकिन ड्रॉप ईयर में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचता था, और फिर मुश्किल से ये भी था कि एग्जाम थोड़ा जल्दी हो शायद, तो सारा सिलेबस जल्दी जल्दी करना था, थोड़ा ये प्रेशर था, इस वजह से मतलब स्पेसिफिकली हर टॉपिक को मैं बुक से सॉल्व नहीं कर पाया था। ओके हाँ, तो मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है जिनमें वीक हूँ, जैसे रे ऑप्टिक्स थोड़ा मुझे लगता था कि इसमें थोड़ा वीक हूँ मैं, ऐसे टॉपिक्स को मैं ज़रूर बुक से सॉल्व किया है मैंने। और मतलब टेस्ट पेपर की बात करूँ तो टेस्ट पेपर अब सॉल्व करने के अप्रोच में मैं फिज़िक्स में स्पेशली क्या करता था कि जैसे ओवरऑल 45 क्वेश्चंस थे, बाद में वो 50 हुआ, तो 45 क्वेश्चंस में एक बार जो इजी क्वेश्चन होते थे, जैसे अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करता था मैं पहले। और जैसे बीच में कोई क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ये थोड़ा लग रहा है कि लेंदी है या फिर अभी नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार ट्राई किया नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ के फिर उसे लास्ट में ही सॉल्व करता था। ये चीज़ मैंने नीट के एग्जाम के दिन भी करी थी, कि फिजिक्स का पूरा सेक्शन भी पूरा लास्ट में सॉल्व किया था मैंने, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज़्यादा मुझे लगा शायद लेंदी हो, तो फिर वो बाद में सॉल्व किया था। ओके ग्रेट। और इसमें थियोरी पढ़ने को लेकर के कौन सी कोई स्पेसिफिक ऐसे HC वर्मा फॉलो करी, और भी कोई स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर फॉलो करा, कि क्या फॉलो करा इस पर, एनसीईआरटी फॉलो करी कि क्या करा? हाँ, मतलब कुछ टॉपिक्स के लिए अच्छी वर्मा पढ़ी थी मैंने, और क्वेश्चंस तो इस बार ड्रॉप ईयर में सॉल्व नहीं कर पाए थे अच्छी वर्मा के, मतलब 11th-12th में ज़रूर किए थे तो उस समय। और फिजिक्स में एनसीईआरटी के लिए तो जैसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने ज़रूरी मानता हूँ मैं, क्योंकि जब पेपर डेट एक्सटेंड हुई थी तो उसमें टाइम मिला था तो मैंने रीड करी थी एनसीईआरटी, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हैं पढ़ने, जैसे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, इन टॉपिक से मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली डेटा बेस्ड आए हुए थे। हाँ, तो उन थोड़ा मतलब एक ओवरेज मिल जाता है उस एनसीईआरटी रीड करने से। ओके मतलब एक गो करना चाहिए, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन है। हाँ, और भी जैसे करंट और मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, तो वहाँ भी कुछ टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। और 11th वाली एनसीईआरटी मुझे तो लगता है थोड़ी कम समझ भी आती है फिजिक्स वाली पढ़ते वक्त, हाँ, है ना। 12th में ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ ये चीज़ तो है, ठीक है। सो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी तुमने लगाई, और बाकी लेक्चर प्लस प्रैक्टिस करते चले गए, है ना। ओके, अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर। सो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल स्प्लिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। सो बहुत ज़्यादा रट्टा मार वाला पोर्शन है ना, मेरे हिसाब से सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट, कौन सी बुक्स फॉलो करें, और क्या स्ट्रैटेजी रहती थी रट्टा मारी? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर याद कैसे करें, तो बताओ तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? हाँ, इनऑर्गेनिक में ऐसा तो है कि मतलब काफ़ी चीज़ें आपको रिटेन करनी पड़ती हैं, वोलेटाइल सब्जेक्ट है, जल्दी चीज़ें निकल जाती है दिमाग से, लेकिन उसके साथ साथ उसमें काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं, मतलब अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है उस पर।
तो उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई, लेकिन जैसे रट्टाफिकेशन वाली बातें हैं तो उसमें ये है कि जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता था मेनली मैं, इनऑर्गेनिक में और कोई दूसरी बुक ज़्यादा रिफ़र नहीं करी। और उसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक पैराग्राफ में ये लग रहा है कि ये पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या टेम्परेचर वगैरह, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, याद करने वाली चीज़ें भूल जाऊँगा, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करता था या फिर एनसीईआरटी के साइड में लिख लेता था मैं। अच्छा, हाँ, ताकि मतलब अगर टाइम नहीं है और फिर रिवाइज करना है तो वो चीज़ें ज़रूर देख लूँ जो मैं जल्दी भूल जाता हूँ उन्हें, क्योंकि वो मैंने साइड में लिख रखी हैं, तो अगर वो बार बार रिवाइज होंगी तो बाकी चीज़ें तो रिटेन हो रही हैं, यही चीज़ें भूल रहा हूँ तो इनका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है ना, मतलब कि देखे कुछ कैप्सूल लिया और हो गया, मतलब उसमें तुमको बार बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा उसका बिल्कुल सही। और एनसीईआरटी ही सब कुछ है और इनऑर्गेनिक में कह सकता हूँ, हाँ, उसके बाहर कोई नीड नहीं पड़ी। ठीक है, ग्रेट। और इसके बाद आते हैं हम लोग, अच्छा इसकी प्रैक्टिस को लेकर के, हाउ डिड यू प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक? प्रैक्टिस के लिए तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहते थे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैंने वो भी ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। इनऑर्गेनिक किए हुए, हाँ ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक के ऊपर। सो ऑर्गेनिक में ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, किसी के साथ भी इंटरव्यू हो रहा हो, कि यार ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में रिएक्शन मैकेनिज्म जितना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए उतना है नहीं, लेकिन रिएक्शंस बड़े शानदार दे रखे हैं। तो इसको समझने के लिए क्या अप्रोच रहता था तुम्हारा, कि मैकेनिज्म्स खाली लेक्चर से पढ़ लेते थे कि कैसे पढ़ते थे एंड ऑल, व्हाट कंप्लीट अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक में तो जो क्लास नोट्स होते थे उसमें काफ़ी डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह एक्सप्लेन होती थी क्लास में, तो वो चीज़ें नोट से ही समझ में आ जाती थी। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी को रीड कर लेता था मैं, कि मतलब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट्स में मिस हो रहे हैं तो वहाँ से ऐसे दोनों तरफ से मैनेज हो जाए। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक के लिए तो प्रैक्टिस भी थोड़ा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मैकेनिज्म वाला थोड़ा पार्ट कंसेप्चुअल होता है, उसे आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में, कभी कभी वो मिस हो जाता है अगर सिर्फ आप थ्योरी ही पढ़ेंगे तो। हाँ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करी थी मैंने, एक तो मॉड्यूल से और MS चौहान बुक नीट के लिए जो आती है वो भी सॉल्व करी थी। और ऐसे तो ये ऑर्गेनिक में ये था। और जैसे बुक सॉल्व करी थी ये वाली। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसमें ये ऐसा था कि ऑर्गेनिक एनसीईआरटी मतलब जो एप्लीकेशन और यूजेस वगैरह हैं वो तो मतलब ये एक बार पढ़ लेना चाहिए, कहीं क्वेश्चन आ सकता है उस पर, तो वो चीज़ याद करने वाली ज़रूरी थी ऑर्गेनिक से एनसीईआरटी में। और ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज एंड में क्वेश्चन दिए वो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, उन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। मैंने सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस को। और लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, मतलब थोड़े जो 2-3 रिएक्शंस को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो वो चीज़ें थोड़ा अच्छी लगती हैं। वो बेसिकली सीक्वेंस टाइप जो प्रॉब्लम कुछ दे रखे हैं ना, कि A से B बना फिर C बना, कौन से रिएजेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। हेल्पफुल होता है काफ़ी वो, मतलब कई 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन एक साथ रिवाइज हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अप्रोच हेल्प करता है ऑर्गेनिक के रिवीजन में। तो एक बार अच्छे से थियोरी पढ़ लेना चाहिए, कोई लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, कोई किताब एज सच थियोरी के लिए तुमने कोई फॉलो नहीं करी। ओके ग्रेट। अब फिर आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। सो फिजिकल केमिस्ट्री मोर ऑफ फिजिक्स जैसा ही अप्रोच रहता है यूजुअली जो देखा गया है। सो व्हाट वाज योर अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर? एनसीईआरटी पढ़ी कि कोई और किताब पढ़ी, और इसमें कितना देर तुम थियोरी को देते थे, प्रैक्टिस को देते थे, इसके बारे में बताना बिल्कुल। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच जैसा आपने बताया कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फिजिक्स का, तो उसके साथ पहले मैं ये कहूँगा कि मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जो आम दिक्कत आती है कि फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आता करना क्या है इसमें, तो एप्लीकेशन होता है वो नहीं क्लियर हो पाता। तो उसके लिए मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे जिन टॉपिक से मेरे साथ ये दिक्कत होती थी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं जो थ्योरी वाला पार्ट है वो थोड़ा वीक रह गया, इसकी वजह से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, हम अप्रोच नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, फॉर्मूला भले ही हमें याद है। तो उसके लिए ये कहूँगा कि पहले मतलब जो थ्योरी है उसे भी अच्छे से करना चाहिए, मतलब मैंने किया था ऐसे, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता था। जैसे जो क्लास नोट्स होते थे उसमें उससे पहले थ्योरी पढ़ ली, और उसके बाद फिर जो एग्जांपल्स होते थे, एग्जांपल से शुरू करता था मैं फिजिकल केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। हाँ, मतलब एनसीईआरटी की बात करूँ या फिर मॉड्यूल में या जो क्लास नोट्स होते थे, तो पहले एग्जाम्पल, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करता था। और यही सिमिलर अप्रोच उसमें भी था एनसीईआरटी में।
एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कैलकुलेशन बहुत लेंदी दी हुई उनमें, तो मतलब उससे परेशान नहीं होना कि ऐसे मतलब 1 घंटे में यहाँ 30 क्वेश्चन ही हो रहे हैं और वहाँ 60 करने होते हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी देते हैं एनसीईआरटी में, तो वो मतलब कवर हो जाता है फिर। ओके, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी है एनसीईआरटी से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि खाली प्रैक्टिस पे उतर है, थियरी बहुत स्ट्रांग हो तभी समझ आएगा बिल्कुल से, है ना। सो ये पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का कवर होता है। एज सच एनसीईआरटी और क्लास नोट्स यही फॉलो किए तुमने, है ना, और कोई अलग से किताब नहीं? हाँ, बुक एक थी नरेंद्र अवस्थी। अच्छा, अवस्थी, हाँ, बहुत मैं वही सिलेक्टेड टॉपिक्स ही सॉल्व किए थे उसी के, सारी किताब नहीं, कुछ स्पेसिफिक। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं बायोलॉजी के ऊपर। सो परफेक्ट 360 और 360 स्कोर था तुम्हारा। अब बायोलॉजी को मैं 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। एक वो पोर्शन है जिसमें थोड़ा रट्टा मार पोर्शन ज़्यादा है, चाहे हम उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट डाल लें, और एक वो पोर्शन है जिसके लिए हम लोग सब बायोलॉजी लेते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन, ये सारे जो पोर्शंस हुए। तो पहले रट्टा मार वाला, जैसे मॉर्फोलॉजी हुआ, इतने एग्जाम्पल्स हैं यार, एनिमल किंगडम में बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो रोट इकोसिस्टम इकोलॉजी में इतनी डेट्स वगैरह हैं, सो इस पोर्शन को हाउ डिड यू मैनेज, है ना, इसके रट्टाफिकेशन की कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी हो तो ज़रूर शेयर करो सबके साथ। सर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं है सच, जैसे जो टॉपिक्स आपने बताया मॉर्फोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सब मतलब इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज ही करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं। और स्पेशली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो मतलब याद ही होने चाहिए वो किसी भी हालत में, और वो उन चीज़ों के लिए मैं ऐसे हाईलाइट कर लेता था, और साथ साथ एनसीईआरटी के साइड में ज़रूर लिख लेता था एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी में लिख लिया करते थे कि मतलब वो कभी भी हो तो उन एग्जाम्पल्स को एक बार देख ही लूँ मैं, कि वो अगर लग रहा हो कि भूल रहा हूँ, तो वो चीज़ें ज़रूर लिखता था ऐसी एनसीईआरटी में। और तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल लगी मुझे, क्योंकि वो चीज़ें बाद में शुरू में लगता है यार ये तो अभी पढ़ा था 1 हफ्ते पहले, फिर भी भूल गया, लेकिन वो एंड तक आते आते सारी चीज़ें वो फिर याद हो जाती हैं धीमे धीमे। हाँ, नहीं, इससे काफ़ी डिमोटिवेशन आने लगता है कि जैसे मान लो आज मैंने पढ़ा कोई टॉपिक है, तो 1 हफ्ते बाद भूल गए, उसका टेस्ट दिए, गंदे नंबर आ गए, फिर लगता है कि यार ये टॉपिक तो पूरा ही भूल रहे हैं अब, है ना, लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है। तो मतलब मल्टीपल रिविजन्स इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें इन पोर्शंस के लिए टेक्स्ट में रेफर कौन सा कर रहे थे मटेरियल, सिर्फ एनसीईआरटी या मॉड्यूल्स में जो भी एग्जांपल्स हैं, कि उसमें तो बहुत डिस्क्रिप्टिव रहता है सब जगहों पर, सो क्या रेफर कर रहे थे स्पेसिफिक? तो मतलब मॉड्यूल में एनसीईआरटी के वो एग्जांपल्स तो थे मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा थे, और लेकिन मैं ज़्यादा फोकस मतलब ऐसा करता था कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो सारे याद हो, और अगर वो याद हो रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब एनसीईआरटी के सारे याद होने चाहिए, ऐसा बस वो मस्ट है, बाकी कुछ हो जाए तो खराबी नहीं है कोई, है ना, ये वाला अप्रोच। कि मतलब अगर वो भूल भी रहा है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मॉड्यूल के एग्जांपल्स भूल रहे हैं, अल्टीमेटली पेपर एनसीईआरटी से ही आना है, वो तो है, ठीक है। और बाकी पोर्शन जैसे फिजियोलॉजी वगैरह पोर्शंस रहे, इनको लेकर के क्या अप्रोच रहता था? थियोरी में कितना टाइम दे रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कि सिर्फ रिवीजन कर रहे थे बायो में, कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मतलब ये जो फिजियोलॉजी की बात करूं तो इसमें मैकेनिज्म वाला पार्ट ज़्यादा था, जैसे प्लांट फिजियो में ही कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, कई सारी साइकिल्स हैं, और एनिमल फिजियो में भी। तो इन टॉपिक्स को मतलब जो साइकिल्स थी और ये मैकेनिज्म थी, इनको एक फ्लो चार्ट टाइप का बना रखा था मैंने, कि जैसे सारे चैप्टर्स में जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, कि जितनी भी साइकिल्स हैं उनको एक जगह कंपाइल कर लिया था, ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं, मतलब वो चीज़ें बार बार याद रहें। वैसे यूजुअली याद हो जाती हैं, अगर एक बार आपको पूरी साइकिल समझ में आ जाती है तो वो 1-2 बार रिवीजन के बाद वो याद हो जाती हैं। फिर भी उनका मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा था उसमें, और जैसे जो कुछ माइन्यूट पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कहीं समरी में, स्पेशली एनिमल फिजियो की समरी में बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए रहते हैं, मतलब और वहीं से क्वेश्चन निकल आते हैं, टेक्स्ट में नहीं होते, टेक्स्ट में नहीं होते, वो वहाँ दिए हुए हैं। तो उस पोर्शन की समरी तो मस्ट है एकदम एनसीईआरटी में, तो वो चीज़ भी मैंने अच्छे से करी थी, कि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे समरी से, तो वो हेल्प करते हैं फिर, क्योंकि खासकर जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ऐसा है कि एनसीईआरटी में मतलब टेक्स्ट में बहुत कम है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें समरी में दी हुई है उन्होंने, बिल्कुल 1-1 पेज की समरी है पूरी। हाँ, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छे से करना जरूरी है, कुछ नहीं छोड़ सकते एनसीईआरटी का, बेसिकली लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो थियोरी में मतलब बेसिकली एनसीईआरटी वाज द अल्टीमेट सोर्स जहाँ से तुम सारी पढ़ाई कर रहे थे, एंड प्रैक्टिस के लिए क्या रेफर कर रहे थे बायोलॉजी में? प्रैक्टिस के लिए जो मॉड्यूल्स थे, मतलब मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर रहा था मैं, और कुछ टॉपिक थे जैसे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे उन्हें भी मॉड्यूल से पढ़ता था मैं, ऐसे मतलब एकदम इग्नोर नहीं किया था मॉड्यूल को। थोड़े जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे एनसीईआरटी में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसाइज करके दिया हुआ है, समझ नहीं आता, रटना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए उन टॉपिक्स को समझने के लिए मैंने मॉड्यूल रेफर किया था। ओके, ग्रेट। बाकी प्रैक्टिस मॉड्यूल एंड थियोरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बुक तुमने फॉलो करी, ठीक। और लास्ट में आते आते मतलब एग्जाम्स के 1-2 महीना पहले तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़
पढ़ रहा था फिर मैं। और मैंने ऐसे किया था जैसे मॉड्यूल के कुछ पॉइंट्स लगते थे कि ये इंपॉर्टेंट है यार, ये मैं भूल जा रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझसे गलत हो गया था, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी स्टेटमेंट के फॉर्म में एनसीईआरटी में लिख लेता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। और ये सबको मैं भी रिकमेंड करता हूँ ऐसे कि जो प्रीवियस ईयर में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो रिसेंट ईयर्स में पूछे हुए हैं, तो उनको पॉइंटर बना के ऐड कर लेना बहुत बेटर रहता है ना, तो सब ओवरऑल कवर हो जाता है सिलेबस अपने आप। ओके, सो ये तो हमने थियोरी वाली बात कर ली, प्रैक्टिस भी हो गई बहुत अच्छी तरीके से, ये सब सिलेबस स्ट्रांग होता चला गया। अब एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लर्नर्स भी फेस करते होंगे कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, जब हम मॉक पेपर लगाने जाते हैं तो यार लगता है सब पढ़ा हुआ भी भूल रहा है ना, लाइन से क्वेश्चन ही नहीं बनते चल जा रहे हैं। तो ये तुमने भी बिल्कुल से फेस किया होगा, बिकॉज ऐसा नहीं डायरेक्टली एवरीवन स्टार्ट स्कोरिंग अमेजिंग, है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। सो हाउ डिड यू फेस दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड यू मैनेज दिस सिचुएशन? ना ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सबके साथ ही होती है कि मतलब पढ़ के आते हैं, पूरा हफ्ता पढ़ते हैं, 2 हफ्ते पढ़ते हैं, फिर स्कोर में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो ये चीज़ होती थी, मतलब ऐसे जिस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी करो फिर भी मार्क्स कम आते थे। तो मतलब उससे एक चीज़ तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता है कि पूरे 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैंने अच्छे से पढ़ाई करी फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप मतलब या तो उसी को लेके फिर पूरा अगला हफ्ता भी बर्बाद कर दीजिए कि एक हफ्ता आप पढ़िए ही नहीं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब मैं ऐसा करता था कि अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं उसे एक चैलेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट करता था कि चलो ठीक है, अगर इस बार कम आए तो अगली बार इससे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थी उस पर ज़रूर एक बार आके ध्यान देता था मैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं। टॉपिक तो सारे पढ़े हुए हैं फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं आया मुझे, मतलब। और कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में स्पेशली कि वो क्वेश्चन हम 10 मिनट के बाद सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसने हमारा 9 और क्वेश्चन का टाइम ले गया वो। तो ये एक चीज़ ये भी मैं देखता था घर पे आके उसी दिन टेस्ट के दिन कि कैसे मतलब क्या क्या गलतियां करी मैंने, और इन्हें क्लासिफाई करता था ऐसे कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या सिली मिस्टेक थी, क्वेश्चन रीड नहीं किया, या फिर वो मतलब टॉपिक ही अच्छे से कवर नहीं था मेरा, इसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई। तो ये चीज़ें क्लासिफाई करता था। और उसके साथ साथ जो गलतियां होती थी जैसे सिली मिस्टेक्स स्पेशली ज़्यादा होती हैं कि क्वेश्चन करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, बिल्कुल, और नॉट नहीं दिखाई दिया, वो बोथ 1 और 2 ऐसे बहुत गलतियां होती हैं। तो इन गलतियों के लिए तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, लेकिन बाद में मतलब शुरू में लगता है कि हम धीमे से पढ़ेंगे, अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है फिर स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है और फिर पैनिक आने लगता है, पैनिक अटैक की वजह से वो फिर और भी आगे भी गलतियां होने लगती हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश यही करता था कि पेपर के समय एकदम थोड़ा काम रहने की कोशिश करूँ कि, और मतलब ये मार्क्स वगैरह की टेंशन लेता नहीं था एग्जाम के पहले मैं ज़्यादा कि मतलब इतने मार्क्स लाने ही है ऐसा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि मतलब सोच के आऊँगा कि इस बार तो 650 लाने ही है, तो फिर वो उस बार और भी कम मार्क्स आते थे। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता था कि एकदम रिलैक्स माइंड में पेपर देने रहूँ। बस पेपर को मैं ऐसा सोचता था कि जो मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ाई करी है उसका एक देखता हूँ कौन इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं मुझे, बस मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच से आता था एग्जाम देने। अच्छा, मार्क्स वगैरह सारी टेंशन से दूर एकदम। तो मतलब मुझे ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल लगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेके एग्जाम अटेम्प्ट करता था पेपर तो मार्क्स और भी कम आते थे, सिली मिस्टेक ज़्यादा होती थी। तो फिर वो धीमे धीमे चीज़ें कवर हुई, और सिली मिस्टेक्स के लिए जैसे कुछ गलतियां होती थी कि बार बार ही वही गलतियां रिपीट हो रही हैं। मतलब वो क्वेश्चन गलती से गलत कर देना, सही से ना पढ़ना, ऑप्शन इनकरेक्ट मार्क कर देना, OMR गलत फिल करना। तो ऐसी गलतियों को मैं मतलब लिख लेता था एक जगह, और फिर अगले टेस्ट से जाने से पहले एक बार वो देख लेता था कि यार पिछली बार ये गलतियां करी थी, इस बार इन गलतियों को थोड़ा कम करूंगा। बिल्कुल, सब गलतियों का एक कॉपी तुमने बना लिया बेसिकली, है ना, और उसको रिवाइज करके जाया करते थे। वेरी ग्रेट, है ना। चलो ठीक है, तो ये अप्रोच तो चलो कॉमन सी बात है, बट यार ये होता है ना कि चलो हम तो रिलैक्स होके चल जा रहे हैं, नंबर कम आए, थोड़ा घर वालों से भी प्रेशर आ जाता है, दोस्तों के स्कोर देखते हैं तो भी प्रेशर आता है। क्या ये सिचुएशन भी तुमने फेस करी थी? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा होता था कि जो साथ में उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, तो और लेकिन एक चीज़ ये कहूँगा कि घर से मतलब पापा और मम्मी हमेशा ही सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा, भैया भी थे और हमेशा सपोर्ट करते थे। कभी मार्क्स के लिए ऐसा बोलते नहीं थे कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। पापा से तो हमेशा ये बोलते थे कि तुम टेस्ट पे ना ध्यान देके नीट पे फोकस करो, मतलब तुम टेस्ट में मार्क्स लाने की चिंता मत करो कि टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं। तुम अगर सही तरीके से और मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो एंड में रिजल्ट अच्छा आएगा तुम्हारा। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखता था हमेशा कि मतलब चलो इस बार टेस्ट में मार्क्स कम आए तो उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ मैं
मुझे अभी वो गलतियां कम से कम पता चल गई। अगर ये गलतियां एग्जाम के दिन होती ज़्यादा दिक्कत होगी उनसे। बिल्कुल। तो एक इस अप्रोच के साथ हैंडल कर पहले जितनी गलतियां करनी है वो कर लेनी चाहिए। तो फिर तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, आराम से ये निकल लेते हैं इस वाले फेज से। अच्छा, अब मॉक पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जिससे इतना अच्छा स्कोर आ जाए कि ये पहले फिजिक्स करें फिर केमिस्ट्री करें कि बायो करें कि क्या करें, कि ये सबका अपना अप्रोच होता है? नहीं, ऐसी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब आप ऐसा कई स्ट्रैटेजी आप ट्राई करिए, फिर आपको जो लगे कि ये मेरे लिए बेस्ट है वो आप ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि मतलब मैंने भी शुरू में ऐसे ट्राई किया था कि पहले मतलब कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है, एक ही अटेम्प्ट में पूरा पेपर सॉल्व करना है कि सब OMR साथ साथ भरनी है, क्या कैसे करना है। कई सारे हिट एंड ट्रायल ट्राई किए थे। फिर मुझे जो सही लगता था कि पहले मैं बायो करता था, उसके बाद बायो की OMR फिल कर देता था, और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स करके OMR फिल कर देता था। फिर ऐसे लेकिन फिर जब वो लास्ट में पैटर्न चेंज हुआ था सेक्शन A सेक्शन B वाला, तो फिर ऐसे मैं पहले बॉटनी जूलॉजी का सेक्शन A और उसके बाद फिर केमिस्ट्री का सेक्शन A और फिजिक्स का सेक्शन A, मतलब चारों का सब्जेक्ट का सेक्शन A करके बाद OMR फिल कर देता था। और उसके बाद फिर सेक्शन B का ऐसे साथ साथ, मतलब एक सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन किए फिर उसको OMR 10 किए फिर OMR, ऐसा। तो ये फाइनल स्ट्रैटेजी तक तुम पहुंचे थे काफ़ी सारे हिट एंड ट्रायल के बाद, है ना? सो काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब एक इंटरव्यू देखते हैं और उसके बाद वो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने लग जाते हैं। सो मेरे हिसाब से एवरीवन शुड डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी, है ना? राइट, तुम भी यही एडवाइस करोगे बिल्कुल से सबको, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये नीट का पैटर्न चेंज हुआ है इस बार से, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा टाइम कंजम्पशन बढ़ गया, या थोड़ा सा वो होता है ना कि यार 15 क्वेश्चन है कौन से करें, आधा टाइम इसमें उड़ जाता है कि चूज़ करने में कि यार ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, है ना? तो ये सिचुएशन क्या तुमने फेस करी पेपर में? हाँ, मतलब थोड़ा तो जब शुरू में नया पैटर्न आया था तो ऐसा लग रहा था कि अरे अब तो मतलब 180 मिनट में 200 क्वेश्चन देखने होंगे, भले ही सॉल्व 180 करने, लेकिन देखने तो 200 है। तो शुरू में थोड़ा ऐसे डर लग रहा था, लेकिन फिर वो मतलब रिपीटेडली मॉक टेस्ट देने से वो स्पीड अपने आप मेंटेन हो गई थी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं था लास्ट में। मतलब मॉक टेस्ट देने से वो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लास्ट में सॉल्व करेंगे तो उससे स्पीड अपने आप आपकी मेंटेन हो जाती है। ग्रेट। तो वो चीज़ हेल्प मिली थी उससे। अभी हम मॉक टेस्ट पर भी आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की जैसे तुम्हारा एक 11th-12th में एक पढ़ाई को लेकर के अप्रोच रहा होगा, ड्रॉप ईयर में उस अप्रोच में सबसे मेजर चेंज तुम्हारे हिसाब से क्या रहा दैट लेड टू सच ए ग्रेट स्कोर? सबसे मेजर चेंज क्या देखते हो तुम अप्रोच में? टाइम मैनेजमेंट। ओके, कुछ इस पे एलाबोरेट करना चाहोगे? जैसे मतलब 11th-12th में तो मतलब इतना स्पेसिफिकली टाइम मैं नहीं देता था कि इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है। मतलब ऐसा था कि चलो अगर आज फिजिक्स में मजा आ रहा तो आज पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ लिया, 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ लिए, और फिर उसके बाद फिर कल 2 दिन तक कुछ फिजिक्स पढ़ी नहीं, वो टॉपिक देखा ही नहीं। स्पेशली बायो में ऐसी दिक्कत होती थी कि मतलब आज पढ़ लिया फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद ही बायो देख रहा हूँ, तो वो चीज़ें फिर ऐसे धीमे धीमे भूल जाता था, बारीक चीज़ें भूलने लगती थी ऐसे। तो एक चीज़ मैंने देखी कि मैं कोशिश करता था कि मतलब जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसे फिर मैंने जो ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया था कि कोशिश करता था कि हर सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन रोज़ पढूं ऐसे, और साथ ही साथ जो पिछला टॉपिक है उस पर ज़रूर फोकस करूं। क्योंकि 11th-12th में जब 11th से 12th में आ रहा था उस समय ज़्यादा दिक्कत ये हुई थी कि 11th तो सही चल रहा था, फिर जब 12th में आया था तो 12th में सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि 11th का थोड़ा बैकलॉग था, फिर मैं 12th में जब 12th के टॉपिक शुरू हुए थे तब मैं बैकलॉग से क्लियर कर रहा था अपने, तो उसके साथ मेरा 12th का टॉपिक भी शुरू के एकदम हवा हो गए थे पूरे। तो फिर ये चीज़, हाँ, तो एक चीज़ मैंने ये और नोटिस करी थी कि मतलब अगर बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है तो उस पर पहले ध्यान ना दे के जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर मेन फोकस उस पर रखता था मैं कि करंट का टॉपिक ना छूटे, वो बैकलॉग टाइम मिलने पर वो धीमे धीमे कवर कर लेता था फिर ऐसे। ये काफ़ी बारी प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्रॉप ईयर में भी। इनफैक्ट जैसे मान लो एक दो दिन अनफॉर्चुनेट तबीयत ही खराब हो जाए तो 3-4 क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो वो बैकलॉग बन गया। अब उसके प्रेशर के चक्कर में जो करंट सिचुएशन है वो भी नहीं पढ़ पाते, तो ये सिचुएशन भी आती है। तो इसको ड्रॉप ईयर में भी कभी ना कभी तो आ ही रही होगी, ऐसा नहीं है। तो इसको भी कैसे मैनेज करना तुम्हारे हिसाब से बहुत प्रॉपर रहेगा कि बैकलॉग मैनेजमेंट इशू इन ड्रॉप ईयर या जो भी 11th-12th में ही बच्चे उनके लिए? बैकलॉग के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि मतलब जो टॉपिक करंट चल रहा है उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो टॉपिक चल रहा है उस पर पहले उसे प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, वही टॉपिक करने की। उसके साथ जैसे आपको वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, संडे को टाइम मिलता है, या जब भी आपको टाइम मिले तब आप वो 1-2 घंटे एक मतलब प्रॉपर फिक्स टाइम रख के कि 2 घंटे मुझे पिछला टॉपिक रिवाइज करना है, तो वो आप वहाँ 2 घंटे या 1 घंटे जो भी टाइम मिल रहा है बैकलॉग आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं।
ओके ओके, तो कुछ ऐसा नहीं कि अलग से टाइम निकाल, मतलब मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, वो खुद, है ना, मैनेज थोड़ा खुद से कर सकते ओके हैं। ग्रेट। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन को लेकर के। सो ड्रॉप ईयर में किस, मतलब एक्चुअली इस बार तो टाइम भी काफ़ी मिल गया कोविड के चक्कर में, लेकिन आइडियली सिलेबस तुमने कब तक ख़त्म फिनिश कर लिया था प्रॉपर तुम्हारे एंड पे कि हाँ भाई अब तैयार है, बस पेपर दे दो, सॉल्व कर लेते हैं? ऐसे तो एंड तक भी नहीं लगा मुझे कि मुझे पूरा तैयार है। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो लगता ही था कि यार यही भूल रहा हूँ, वही भूल रहा हूँ। लेकिन ऐसे रिवीजन की बात करूँ तो मई एंड तक मैंने एक बार रिवाइज कर लिया था पूरा सिलेबस कंप्लीट। हाँ, मिड जून तक कहूँगा, मिड जून तक मैंने एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। ओके। फिर उसके बाद फिर मतलब एक पूरा टोटल तो वही 2 बार रिवाइज किया था मैंने। मतलब बायो तो कई बार रिवाइज करी थी, एनसीईआरटी स्पेशली, वो तो करता ही था। लेकिन पूरा सिलेबस 2 या 3 बार ऐसे रिवाइज किया था मैंने एंड तक आते आते साथ साथ, क्योंकि फिर जब एक बार रिवीजन हो गया था तो फिर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगा कि अब तो रिवीजन हो गया, अब मॉक टेस्ट से गलतियाँ देखते हैं, फिर पूरे सिलेबस में जो गलतियाँ होंगी वो उन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। एक तो ये था। उसके बाद फिर धीमे धीमे मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता गया फिर, तो वो ऐसे रहा। तुम्हारे हिसाब से क्या एडवाइस करोगे एक एस्पिरेंट को पेपर से 2 महीने पहले, कि वो मल्टीपल टाइम सिर्फ रिवीजन कर ले कि खूब सारे मॉक पेपर्स दे लें? हाँ, मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब आप किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते, मतलब ना तो मॉक टेस्ट छोड़ सकते हैं ना रिवीजन छोड़ सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व करूँगा तो जो मॉक टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से हर एक लाइन से हर एक क्वेश्चन आ ही जाए। बिल्कुल। तो वो कुछ चीज़ें तो छूट ही जाएंगी अल्टीमेटली। तो स्पेशली दोनों चीज़ें जरूर, मतलब मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है क्योंकि हमें तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे हमें एंड एग्जाम के दिन। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। मतलब अगर 1-2 महीने बचे हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 2-3 दिन में एक टेस्ट दे लो, फिर उसके बाद जैसे जैसे रिवीजन कंप्लीशन की ओर बढ़ने लगे तो फिर आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो यार अमन, अभी लास्ट 2 मंथ्स के लिए किसी नीट एस्पिरेंट को क्या एडवाइस करोगे कि खूब सारा रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें लास्ट के मंथ्स में, कि खूब सारे मॉक पेपर लगाएं? सर मैं ये कहूँगा कि आप दोनों चीज़ों में से किसी भी एक को एकदम छोड़ नहीं सकते। ना तो आप कंप्लीट रिवीजन पे फोकस कर सकते मॉक टेस्ट छोड़ के, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते रिवीजन छोड़ के। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि सारे पॉइंट्स एक टॉपिक के, एक पैराग्राफ के सारे पॉइंट्स आप क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे सकते एक चैप्टर से। तो वो पॉइंट हो सकता है आप मिस कर दें, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें, वो हम थ्योरीज पढ़ के और सिलेबस रिवाइज करके ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अपने सिलेबस को मतलब कैसे हमने प्रिपेयर किया है, कितने लेवल का हमारा प्रिपरेशन है, उसको टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। मतलब अगर लास्ट के 1-2 महीने हैं और आपने कम से कम एक बार रिवीजन कर लिया है कंप्लीट, तो आप 2 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा सकते हैं। ओके। हाँ। और मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस ज़्यादा रिकमेंड करोगे कि पार्ट बाय पार्ट ही करते रहें पेपर के आसपास? जैसे पेपर से 2 महीने बचते हैं तो फुल सिलेबस मोर प्रेफरेबल रहना चाहिए कि पार्ट बाय पार्ट? मतलब जैसे अभी आपने रिवीजन मैंने शुरू किया अभी, मतलब 2 महीने एग्जाम के और अभी मैंने रिवीजन शुरू किया है, तब तो पार्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा बेटर होंगे। मतलब जब तक एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो जाता। एक बार अगर पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया है तब आप फिर फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व सिलेबस के साथ आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ओवरऑल अगर रेट करना हो कि अगर मैं 100% टाइम फ्रेम को मानता हूँ, तो थियरी वर्सेस प्रैक्टिस कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज बताना? सब्जेक्ट वाइज तो डिफर करेगा। जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो आप उस पर ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है फिजिक्स, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स है उसमें। हाँ। कुछ टॉपिक्स को छोड़ के वो टॉपिक मतलब बहुत कम ही है जिसमें सिर्फ थ्योरी आती है। जैसे सेमीकंडक्टर में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कुछ रेयर टॉपिक्स हैं जिनसे सिर्फ थ्योरी आती है। तो मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि 30 थ्योरी और 70 प्रैक्टिस। तब ये मेरा ओपिनियन है। नहीं कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद बायोलॉजी पे आएंगे तो? बायोलॉजी पे तो ज़्यादातर मैंने ऐसा किया था, मैं ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देता था। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मॉड्यूल ही सॉल्व किए थे बस क्वेश्चन कोचिंग के। तो वही था। मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि आप 60-40 कर सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस। केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में मतलब थ्योरी 60-40 इसमें भी वही रहेगा इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक की बात करूँ तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी थ्योरी थोड़ी ज़रूरी होती है, 50-50 अप्रॉक्स ऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल में भी वही फिजिक्स का ही चलेगा 40-60। ओके ग्रेट। सो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं ना फिजिक्स में, काफ़ी थियरी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि काफ़ी लोग फिजिक्स में भी थियरी पढ़े जा रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़े जा रहे हैं, उसमें पेन नहीं उठाते लोग, सॉल्व नहीं करते हैं और उस चक्कर में नंबर नहीं आते हैं, है ना?
तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। अच्छा, एक लास्ट पोर्शन की तरफ हम चलते हैं और ये बताओ यार, ऐसी कोई जादुई स्ट्रैटेजी है कि 1 महीने में या 2 महीने में पूरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, कि 1 साल का ये हार्ड वर्क है तभी जा कर के आउटपुट निकलता है? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी तो है नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल नहीं। इट्स कंप्लीट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो इतना शानदार रिजल्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल, ओके ग्रेट। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। सो आई होप दिस इंटरव्यू मेड श्योर कि हमने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया। हमने ड्रॉप ईयर में जो भी अप्स डाउन्स फेस करते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक क्वेरीज होती है, हमने सबको कवर करने की पूरी कोशिश करी। अब एंड पे चलते चलते एक मैसेज फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, कि वो सीक्रेट मंत्र होता है ना, सक्सेस मंत्र जिसको कहते हैं। सो व्हाट इज़ योर मंत्र टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जो भी स्पेसिफिकली इनको इंक्लूड करना जो ड्रॉप ईयर में हैं और बहुत सारा प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक इट? सर ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सक्सेस मंत्रा तो नहीं था, मतलब लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन रखनी चाहिए। मतलब रेगुलरली आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करें, और उसके साथ साथ खुद पे ज़रूर फेथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ तो फिर आप वो चीज़ करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा पूरा। इसलिए आप खुद पे फेथ रखें और कंसिस्टेंसी के साथ रोज करते रहें। Okay, so now we move to a very interesting section of this interview, that is rapid fire, जिसमें हम बहुत रैपिडली हमारे टॉपर से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे और ये बहुत ही रैपिडली आंसर कर रहे होंगे। So shall we begin? Okay, so पहला सवाल, what's the most interesting thing you have read or seen this year? I have read a novel recently. Okay. Dark Matter. Dark Matter, great. And what is the most important object you own? A cricket bat was a gift by my father in class 2. Okay, so cricket खेलने में interested? हाँ. Okay, great. And what job would you be absolutely horrible at? Cooking. Cooking, okay. And what is your dream job and what makes it so amazing? My dream job is to become a doctor, and I find it so amazing because of the respect that a doctor gets from a society. Okay, that's really great. And what is something most people do easily but you find it very difficult to do? To tell a lie. Okay. And would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? I would rather choose to live in my hometown forever. Okay, so this brings us to the end of this rapid fire round and हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। So ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। Thank you, sir. Okay, great. So I hope this interview clarified everything. जो भी ड्रॉप ईयर को लेकर के मन में सवाल होते हैं, जो भी कॉन्फिडेंस लाने में जो इश्यूज होते हैं, आई होप इसने बहुत अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को आंसर करा हो। Whatever your feedbacks are, do drop down in the comment section. Whatever your suggestions are and कुछ भी please drop down in the comment section. Okay, so अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें I would like to ask him to tag a topper जो next CTWT इंटरव्यू में यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठा होगा. So please tag any of your topper friends. I would like to tag सौम्यदीप चौधरी, बैचमेट है मेरा यहीं एम्स दिल्ली में, तो मैं उसे देखना चाहूँगा यहाँ। ओके ग्रेट, सो होपफुली बहुत जल्द यहाँ पर हम सौम्यदीप के साथ भी CTWT इंटरव्यू कर रहे होंगे एंड इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। इट वाज रियली ग्रेट अमन स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग ऑल द डाउट्स ऑफ लर्नर्स एंड वी होप यू लव दिस इंटरव्यू. Do drop all your feedback suggestion down in the comment section. Do like the video और सबके साथ ज़रूर से शेयर करना so that this can reach out to everyone and everyone can clear all the buzz in the head है जो भी रहता है drop year में, है ना. And do subscribe to the channel. That will be all. Thank you so much.